हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर, उसकी यूनिट सेकंड चल रही थी सेंटर ऑफ मास। तो उसका उसमें हम टक्कर पढ़ रहे थे। टक्कर में हमने पढ़ लिया था एक वी में प्रत्यास्थ टक्कर, वो भी लेबोरेटरी फ्रेम में पढ़ लिया था और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर एक वी में, वो भी लेबोरेटरी फ्रेम में। तो देखिए, अप्रत्यास्थ का मतलब क्या है कि वह टक्कर जिसमें ऊर्जा की हानि होती है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकल जाती है, वो होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। और मैंने बताया था कि अप्रत्यास्थ भी दो प्रकार की, आंशिक और पूर्णतः। तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर वो होती है जिसमें दो कण टक्कर के बाद, जैसे कोई दो कण है m1 और दो कण, दूसरा कण है m2, इनकी वेग है u1, इसका वेग है u2, टक्कर करते हैं। टक्कर के पश्चात ये एक संयुक्त पिंड बना लेते हैं, m1 m2 एक साथ संयुक्त पिंड बनाते हैं और एक वेग v से गतिशील होते हैं। तो ये टक्कर होती है अपूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे किसका टक्कर के पश्चात वेग क्या होगा, गतिज ऊर्जा में हानि होती है, हमने पढ़ा है, तो कितनी हानि होगी, तो ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिए, माना दो कण, माना दो कण, माना दो कण जिनके द्रव्यमान माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है तथा टक्कर के पश्चात संयुक्त कण का वेग v है। ये तो हमने मान लिया। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अप्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा की हानि होती है। तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा की हानि होती है। इसका आप चित्र भी बना लीजिए। ये m1 है जो u1 वेग से चल रहा है, ये m2 है जो u2 वेग से चल रहा है, ये है टक्कर से पूर्व, और टक्कर के पश्चात क्या हो जाएगा, ये m1 होगा, इसके साथ ये m2 जुड़ जाएगा, ये m1 होगा, ये m2 जुड़ जाएगा, और ये एक संयुक्त वेग v से गतिशील होंगे। ये इसका चित्र लिख सकते हैं। इसे लिखिए टक्कर के पश्चात। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, वेग v, टक्कर के पश्चात वेग v क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण नियम से देखिए, टक्कर प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ, दोनों में संवेग संरक्षण नियम जरूर लगेगा। क्या नहीं लगेगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं लगेगा। तो संवेग संरक्षण नियम से हम क्या लिख सकते हैं, टक्कर से पहले m1 u1 पहले कण का संवेग प्लस m2 u2 दूसरा कण का संवेग बराबर टक्कर के पश्चात द्रव्यमान क्या हो गया, अब m1 प्लस m2, एक ही पिंड हो गया, एक पिंड में दोनों पिंड जुड़ गए, तो इसका मतलब उन दोनों का द्रव्यमान उसी पिंड में है, तो m1 प्लस m2 इसका कुल द्रव्यमान होगा और वेग v है। हमें क्या निकालना है, वेग v। तो हम सीधे निकाल सकते हैं कि वेग v होगा, वो क्या होगा, m1 बटे m1 प्लस m2 u1। देखिए, इस m1 प्लस m2 को नीचे भेज देंगे तो वेग भी आ जाएगा। दूसरा होगा m2 बटा m1 प्लस m2 और u2 वेक्टर। ये जो फॉर्मूला है, यदि हमें पिंडों के द्रव्यमान m1 m2 व प्रारंभिक वेग u1 u2 पता हो,
तो हम टक्कर के पश्चात संयुक्त कण का वेग भी निकाल सकते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, यदि हमें m1 व m2 पता हो, m1 m2 व उनके वेग पता हो, उनके प्रारंभिक वेग पता हो, तो संयुक्त कण का वेग निकाला जा सकता है, अब देखिए, हमने जो प्रत्यास्थ टक्कर में पढ़ा था कि जो m2 कण है वो स्थिर है, यानी u2 0 है। तो हम भी इसमें ये कंडीशन मान रहे हैं, यदि कण m2 स्थिर हो, यदि कण m2 स्थिर हो, तो देखिए जब कण m2 स्थिर होगा तो क्या होगा, u2 0 होगा। तो इस फॉर्मूले में जब हम u2 0 रखेंगे तो ये जो वेग आएगा v, वो आएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 वेक्टर। अब देखिए ये हट जाएगा क्योंकि u2 0 तो ये पूरा 0, ये बचेगा v बराबर m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 वेक्टर। इसके बाद देखिए, यदि m1 कम हो, अब देखिए यदि m1 कम हो, अब देखिए m1 कम होगा तो इस जो पूरी टर्म की वैल्यू है वो भी कम होगी, तो ये छोटी संख्या है, ये छोटी है तो ये पूरी छोटी संख्या हो जाएगी। तो m1 कम हो तो संयुक्त कण का वेग भी कम होगा, संयुक्त कण का वेग कम होगा, और यदि m1 ज्यादा हो, देखिए m2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि m2 तो स्थिर अवस्था में, यदि m1 ज्यादा हो तो संयुक्त कण का वेग अधिक होगा। यानी ये स्थिर अवस्था में है, जब ये धीरे से टकराएगा तो ये चिपक के धीरे धीरे चलेंगी, और यदि स्थिर अवस्था में है और ये इसका वेग बहुत ज्यादा है तो ये टकरा के ये तेज गति से चलेंगे। तो ये तो थी वेग की बात, अब हम करेंगे गतिज ऊर्जा की बात। तो हम लिखेंगे गतिज ऊर्जा में 6। हमें पता है कि अप्रत्यास्थ टक्करों में गतिज ऊर्जा का 6 होता है, गतिज ऊर्जा का 6। तो हम देखना चाहते हैं कि कितना 6 होता है। तो टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा हमें पता हो, टक्कर के बाद ही गतिज ऊर्जा पता हो, तो हम गतिज ऊर्जा का 6 निकाल सकते हैं। तो देखिए टक्कर के पहले क्या होगी ऊर्जा, K1 क्या होगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर। देखिए हम ये कंडीशन अप्लाई करके चलते हैं कि u2 0 है। उसके बाद देखिए टक्कर के पश्चात K2 क्या होगा 1/2, द्रव्यमान क्या है m1 प्लस m2, वेग क्या है v स्क्वायर। हमें निकालना है 6, तो हम लिखेंगे K2 बटा K1 क्या होगा 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर बटा 1/2 m1 u1 स्क्वायर। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, जो v है उसका मान हमें पता है, ये रहा। तो हम लिखेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या होगा m1 प्लस m2 बटा m1 u1, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 बटे m1, और v की वैल्यू क्या होगी m1 बटा m1 प्लस m2, m1 बटा m1 प्लस m2 का स्क्वायर और साथ में u1 का स्क्वायर, और इसके बटे में है ये m1 तो होगा
m1 तो इसके साथ ले लिया, m1 प्लस m2 बटा u1 रह गया, तो u1 इसके सिर्फ इसके नीचे लिख देते हैं, यह u1 का स्क्वायर। देखिए u1 का स्क्वायर से u1 का स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बच गया, इसको कर रहा हूं रफ। अब देखिए उसमें m1 बटा m1 प्लस m2 की घात 2 है और इस साइड घात 1 है, तो एक एक घात इसकी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी। देखिए एक m1, ये m1 स्क्वायर है तो इसका मतलब एक m1 कैंसिल, एक बच गया, और ये m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2, ये भी एक कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, एक घात का बचा m1 प्लस m2, k2 बटा k1 क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये बचा। तो देखिए गतिज ऊर्जा इतनी रह जाएगी। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा कितनी रह जाएगी, ये मान ले इफ क्या मान ले कि m1 बराबर m2 हो, m1 बराबर m2 हो, तो एक बार रख के देखिए क्या होगा, k2 बटा k1 m के मान लेते हैं, ये होगा m अपॉन m प्लस m इक्वल टू m अपॉन 2m, m से m कैंसिल, 1/2, k2 बटा k1 क्या आया है 1/2 यानी 50%। यदि दोनों कोणों के द्रव्यमान समान है तो गतिज ऊर्जा 50% का लॉस हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं कि k2 बराबर 1/2 k1, जो k2 ऊर्जा है वो k1 की आधी रह जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का क्षय कितना होता है 50%, किसमें, लेबोरेटरी फ्रेम में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा का क्षय, गतिज ऊर्जा का क्षय, लेकिन ये क्षय किस कंडीशन में है, जब m1 और m2 बराबर है। गतिज ऊर्जा का क्षय 50% होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा में कितना क्षय होता है, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसका ये रिलेशन भी आ सकता है। तो अब तो था प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, अब पढ़ेंगे हम द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, किसको, इसी को, अप्रत्यास्थ टक्कर को। तो देखिए सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र में अप्रत्यास्थ टक्कर, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में एक वी में अप्रत्यास्थ टक्कर। तो हम इसमें वेग निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या निकालते थे, हमने प्रत्यास्थ टक्कर में क्या पढ़ा था कि हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास का VCM यानी सेंटर ऑफ मास का वेग। तो हमने दो कण माने हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, दो कण है जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, टक्कर से पूर्व इनका वेग u1 व u2 है। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले कण का प्लस m2 दूसरे कण का बटा कुल द्रव्यमान। ये तो हम इस चैप्टर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया द्रव्यमान केंद्र का वेग। अब हम क्या निकालेंगे, हमने इसमें क्या पढ़ा था
हम द्रव्यमान केंद्र में प्रथम कण और द्वितीय कण की वेग निकालेंगे। ये जो वेग है ये लेबोरेटरी फ्रेम में है, अब हम निकालेंगे द्रव्यमान केंद्र में। ये जो वेग है ये लेबोरेटरी फ्रेम में द्रव्यमान केंद्र का वेग है। देखिए उसके बाद तो द्रव्यमान केंद्र में कण के वेग, कण के वेग क्या होंगे, u1 डैश होगा, वो क्या होगा u1 माइनस VCM। लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिए हम इसमें एक कंडीशन और मान लेते हैं कि जो M2 द्रव्यमान है, जो M2 द्रव्यमान है वो क्या है, स्थिर है। यदि द्रव्यमान M2 स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है तो U2 वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। तो VCM क्या हो जाएगा, VCM M1 U1 वेक्टर बटे M1 प्लस M2, ये हो जाएगा। अब लिखिए द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में दोनों कोणों के वेग निकालेंगे। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों के वेग, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों के वेग, देखिए कणों के वेग क्या होंगे, u1 डैश होगा, वो क्या होगा u1 माइनस VCM, VCM यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो u1 माइनस m1 u1 इसके बटे में है m1 प्लस m2, ये होगा तो m1 u1 से m1 u1 कैंसिल, ये बच जाएगा m2 u1 वेक्टर बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम, दूसरे कण का वेग u2 डैश क्या होगा u2 माइनस VCM, u2 क्या है 0 और VCM क्या जाएगा m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस m1 u1 बटे m1 प्लस m2, ये दूसरे कण का वेग आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, संवेग संरक्षण। टक्कर में क्या करना है, सिर्फ संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण लगाना है, लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण नहीं होता, इसलिए क्या लगाएंगे, संवेग संरक्षण। हम लिखेंगे संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से। देखिए संवेग संरक्षण है वो सेंटर ऑफ मास के निर्देश तंत्र के लिए लगा रहे हैं, तो जो वेग आएंगे वो सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र की वेग आएंगे, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1 प्लस m2। द्रव्यमान तो संयुक्त हो जाएगा और वेग क्या हो जाएगा v डैश। तो देखिए हम रखेंगे वैल्यू u1 डैश और u2 डैश की, तो क्या आएगी m1 u1 डैश की वैल्यू क्या होगी m2 u1 बटे m1 प्लस m2, उसके बाद वो m2 वो वैल्यू रखेंगे, तो जो माइनस है वो प्लस के साथ गुणा होकर माइनस हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा m1 u1 बटे m1 प्लस m2 बराबर m1 प्लस m2 और v वेक्टर। देखिए ये और ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये 0 बचा क्या m1 प्लस m2 v वेक्टर, ये डैश है, ये डैश है, तो v डैश क्या हो जाएगा 0। यानी द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में जो कण टक्कर करेंगे, टक्कर के पश्चात क्या होगा, स्थिर अवस्था में दिखाई देंगे, लेकिन स्थिर किस प्रकार दिखाई देंगे ये भी देख लीजिए आप। ये द्रव्यमान केंद्र, ये है लेबोरेटरी फ्रेम और ये है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र C, तो इसका सापेक्ष इसका वेग क्या है VCM,
यही तो है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र का वेग क्या है, VCM। अभी हमने यहां से लिखा है, ये रहा VCM। गैलेन रूपांतरण से हमने लिखा है VCM। तो ये क्या है, VCM। और जो टक्कर कर रहे हैं कण, टक्कर के पश्चात उनका जो वेग आएगा, वो वेग क्या आएगा, VCM। तो ये भी VCM और ये भी VCM, तो इसके सापेक्ष ये स्थिर दिखाई देगा, इसलिए ये V डैश 0 है। और ये संवेग 0 होगा, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र पे शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। तो इसके कारण ये भी 0 होगा। तो ये तो था वेग की बात। अब हम करेंगे ऊर्जा की बात। तो गतिज ऊर्जा में कितना क्षय होता है, तो गतिज ऊर्जा में क्षय, गतिज ऊर्जा में क्षय। देखिए द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र दोनों में कणों के वेग अलग अलग आते हैं। तो गतिज ऊर्जा में क्षय क्या होगा, टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 m1u1 डैश का स्क्वायर। टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात होगी 1/2 m1 प्लस m2 और v डैश का स्क्वायर। देखिए v डैश क्या है, 0, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, 0। तो अब क्या कह सकते हैं कि टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा 0, यानी टक्कर से पूर्व, टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा 0 का मतलब है कि जितनी भी गतिज ऊर्जा थी वो सारी m2 को दे दी गई, तभी तो 0 होगी। इसका मतलब यह है कि गतिज ऊर्जा 0 है, तो यानी टक्कर के पश्चात कोई कण गति नहीं करेगा। और सही भी है, क्योंकि जो अंतिम वेग आया है वो भी 0 आया है। इसका मतलब है कि जो टक्कर से पूर्व जो कण थे वो अपनी गतिज ऊर्जा का पूर्णतः क्षय कर देते हैं, तभी तो 0 आएगा। तो लिखिए टक्कर के पूर्व कण, टक्कर के पूर्व कण, टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात क्या लिख देता हूं, टक्कर से पूर्व के कण टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात अपनी गतिज ऊर्जा का, अपनी गतिज ऊर्जा का पूर्णतः क्षय कर देते हैं। क्या करते हैं, पूर्णतः क्षय कर देते हैं। तो ये थी अप्रत्यास्थ टक्कर, वो भी द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। अब हम पढ़ेंगे, ये थी 1 डायमेंशन, अब पढ़ेंगे 2 डायमेंशन टक्कर, वो भी प्रयोगशाला में और निर्देश तंत्र में। उसके बाद टक्कर खत्म, उसके बाद न्यूट्रॉन का मंदन, रॉकेट किस प्रकार चलता है, किस प्रकार उसका मैकेनिज्म है, ये पढ़ेंगे। तो ये थोड़ी सी और है, जिससे पहले पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, उसके क्वेश्चन और ये टक्कर के क्वेश्चन। टक्कर खत्म होते ही इन दोनों के क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे। और केवीएस का बैच भी चल गया है, यदि आपका कोई साथी हो, आपके कोई बड़े भाई बहन हो, तो उनको जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल।